गर्मियों की तपती दोपहर थी। सूरज आसमान में आग उगल रहा था। धरती इतनी गर्म हो चुकी थी कि जैसे किसी ने उसे अंगीठी पर रख दिया हो। गांव सूरजपुर कई महीनों से सूखे की मार झेल रहा था। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में दरारें पड़ चुकी थीं और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां लोग अक्सर इकट्ठा होकर अपनी परेशानियों पर चर्चा करते थे। आज भी वहीं कुछ लोग बैठे थे। पास ही एक सूखा कुआं था, जिसमें कभी ठंडा मीठा पानी भरा रहता था। अब उसमें सिर्फ धूल और पत्थर बचे थे। उसी पेड़ के नीचे बैठा था मोहन, एक समझदार लेकिन गरीब किसान का बेटा। उसके साथ उसकी दोस्त गौरी भी बैठी थी। दोनों के चेहरों पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। गौरी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारे गांव में कोई नहीं बचेगा। पानी के बिना सब खत्म हो जाएगा। हाँ, मोहन माँ तो कह रही थी कि हमें शहर चले जाना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं बचा। नहीं, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जरूर कोई रास्ता होगा। तभी वहां गांव के बुजुर्ग हरिदास बाबा आते हैं। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा हमेशा लोगों को उम्मीद देता था। वो धीरे धीरे चलते हुए सबके बीच बैठ जाते हैं। क्या बात है बच्चों, इतने उदास क्यों हो? बाबा, पानी खत्म हो गया है, अब क्या होगा? हर समस्या का हल होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। बाबा की बात सुनकर सभी थोड़ा शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी एक अजीब सी बात होती है। पीपल के पेड़ के पास जमीन पर हल्की सी नमी दिखाई देती है। मोहन की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये देखो, यहाँ जमीन गीली कैसे है? इतनी गर्मी में यहाँ पानी? मोहन तुरंत वहां जाता है और मिट्टी को हाथ से हटाने लगता है। जैसे जैसे वो मिट्टी हटाता है, नीचे से ठंडी नमी महसूस होती है। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। हरिदास बाबा की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। शायद यही है हमारे गांव की उम्मीद। मोहन और गौरी एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके दिल में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। इस जमीन के नीचे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकता था। पीपल के पेड़ के नीचे मिली उस हल्की नमी ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। मोहन ने मिट्टी को और गहराई तक खोदना शुरू कर दिया। गौरी भी उसके साथ जुड़ गई। धीरे धीरे वहां गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें उसी जगह पर टिक गई थीं। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से हल्की हल्की ठंडी हवा आने लगी, जैसे जमीन के अंदर कुछ छुपा हो। अरे ये तो चमत्कार लग रहा है। कहीं ये कोई पुराना पानी का सोता तो नहीं? हरिदास बाबा ध्यान से उस जगह को देखते हैं। वो अपनी लाठी से जमीन को हल्का सा ठोकते हैं। टप टप आवाज थोड़ी खोखली लगती है। बाबा की आंखों में चमक और गहरी हो जाती है। बच्चों, ये जमीन खाली नहीं है, इसके नीचे जरूर पानी है। शायद कोई पुराना रास्ता या जल स्रोत। सच बाबा, तो हम इसे निकाल सकते हैं? कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मोहन तुरंत गांव के कुछ और लड़कों को बुलाता है। सब मिलकर उस जगह को खोदने लगते हैं। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था, लेकिन उम्मीद की ठंडी छांव में सब मेहनत कर रहे थे। कुछ देर बाद एक पत्थर की परत सामने आती है। मोहन, ये देखो, नीचे पत्थर है। शायद इसके नीचे पानी होगा। पत्थर बहुत मजबूत था, उसे हटाना आसान नहीं था। लोगों ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी वहां गांव का एक अमीर और थोड़ा घमंडी आदमी धनराज आता है। उसके पास बड़ा खेत और कई मजदूर थे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? इस गर्मी में मिट्टी खोदकर पानी निकालोगे? हाँ, हमें यकीन है कि यहाँ पानी है। यकीन से पेट नहीं भरता, मेहनत भी सही जगह करनी चाहिए। धनराज की बात सुनकर कुछ लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन मोहन और गौरी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तभी हरिदास बाबा आगे आते हैं। धनराज, कभी कभी सबसे बड़ा खजाना वही मिलता है जहां लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। बाबा की बात सुनकर कुछ लोग फिर से जोश में आ जाते हैं। सब मिलकर पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद पत्थर थोड़ा सा हिलता है। जैसे ही पत्थर हटता है, नीचे से ठंडी हवा के साथ हल्की सी पानी की बूंद बाहर निकलती है। पानी निकल रहा है। हम सफल हो गए। धीरे धीरे उस छोटे से छेद से पानी टपकने लगता है। लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन धनराज की नजर उस पानी पर टिक जाती है। उसके चेहरे पर एक
चालाक मुस्कान आ जाती है। अगर ये पानी सच में निकल आया तो ये पूरा इलाका मेरा हो सकता है। गांव वाले खुशी मना रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह नया पानी सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि एक नई मुसीबत भी लेकर आने वाला है। पीपल के पेड़ के नीचे निकला वह पानी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। छोटा सा छेद अब एक पतली धार में बदल चुका था। गांव वालों की आंखों में लंबे समय बाद खुशी चमक रही थी। लोग बर्तन, बाल्टी और घड़े लेकर वहां पहुंचने लगे। हर कोई उस मीठे पानी को पाने के लिए उत्साहित था। मोहन और गौरी लोगों को लाइन में लगाकर पानी बांटने में मदद कर रहे थे। सबको पानी मिलेगा, बस धैर्य रखो। कोई धक्का-मुक्की नहीं करेगा, सब अपनी बारी का इंतजार करें। हरिदास बाबा एक तरफ खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन आंखों में हल्की चिंता भी झलक रही थी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि जहां जरूरत होती है वहां कभी कभी लालच भी जन्म ले लेता है। उसी समय धनराज चुपचाप वहां से चला जाता है। अब असली परीक्षा शुरू हुई है। अगली सुबह जब गांव वाले पानी लेने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। अब बेस उस जगह के चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगा दी गई थी और उसके सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, निजी संपत्ति, बिना अनुमति, प्रवेश वर्जित। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या है, किसने लगाया है ये? ये तो हमारा पानी है। तभी वहां धनराज आता है। वो आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने नौकर को इशारा करता है। अब से ये पानी मेरा है। जो भी पानी लेना चाहता है उसे पैसे देने होंगे। ये कैसे हो सकता है? ये पानी पूरे गांव का है। पानी में खेत की जमीन के नीचे से निकला है तो हक भी मेरा ही होगा। गांव में खलबली मच जाती है। कुछ लोग मजबूरी में पैसे देने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी मुश्किल से पानी मिला था और अब ये भी हमसे छीन लिया गया। मोहन गुस्से में मुट्ठी भींच लेता है, लेकिन हरिदास बाबा उसे शांत रहने का इशारा करते हैं। गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। उधर धनराज पैसे इकट्ठा करने में लग जाता है। उसके चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों के चेहरे फिर से उदास होने लगे। जिस पानी ने उम्मीद जगाई थी वही अब परेशानी बन गया था। मैं ये होने नहीं दूंगा। ये पानी सबका है और रहेगा भी। मोहन के मन में एक योजना बनने लगती है। गौरी उसकी आंखों में वही पुराना जज्बा देखती है। शायद अब वक्त आ गया था इस लड़ाई को सही दिशा देने का। गांव में फिर से मायूसी छा गई थी। जिस पानी ने सबको नई जिंदगी दी थी वही अब पैसे देकर खरीदना पड़ रहा था। मोहन चुपचाप पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और सोच भी। गौरी उसके पास आकर बैठ जाती है। मोहन, अब क्या करेंगे? सब लोग परेशान हैं। कुछ तो करना ही होगा, ये गलत है। तभी हरिदास बाबा वहां आते हैं। वो दोनों बच्चों के पास बैठ जाते हैं और धीरे से मुस्कुराते हैं। क्या सोच रहे हो मोहन? बाबा, हम कैसे साबित करें कि ये पानी पूरे गांव का है? बाबा कुछ देर सोचते हैं, फिर उनकी आंखों में एक चमक आती है। अगर ये पानी सच में धरती का है तो इसका रास्ता भी धरती ही बताएगी। मतलब? बाबा उन्हें बताते हैं कि पुराने समय में गांव के नीचे कई छोटे छोटे जल स्रोत जुड़े हुए होते थे। अगर वो इस पानी का असली स्रोत ढूंढ लें तो साबित हो सकता है कि यह सिर्फ धनराज की जमीन का नहीं है। तो हमें उस पानी का असली रास्ता ढूंढना होगा। अगले दिन सुबह सुबह मोहन, गौरी और कुछ गांव के बच्चे मिलकर आसपास की जमीन की जांच करने निकलते हैं। वे अलग अलग जगहों पर मिट्टी खोदते हैं, पत्थर हटाते हैं और जमीन की नमी को महसूस करते हैं। धूप फिर से तेज हो चुकी थी, लेकिन इस बार उनके अंदर उम्मीद और हिम्मत थी। मोहन, यहाँ भी मिट्टी थोड़ी गीली है। इसका मतलब पानी सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहा। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि पानी कई अलग अलग जगहों से रिस रहा है, जैसे कोई छुपा हुआ जाल हो। वो लोग उस रास्ते को फॉलो करते करते गांव के बाहर एक पुराने टूटे हुए कुएं तक पहुंचते हैं। अरे ये तो पुराना कुआं है जो सालों पहले सूख गया था। मोहन उस कुएं के अंदर झांकता है। नीचे हल्की सी नमी दिखाई देती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है।
अब समझ आया, ये पानी पूरे गांव के नीचे फैला हुआ है। सभी बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। अब उनके पास एक सबूत था। वे तुरंत गांव की ओर दौड़ते हैं। चलो सबको बताते हैं। उधर धनराज अपनी कुर्सी पर बैठा पैसे गिन रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी चाल ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। अब सच सामने आएगा और सबको उनका हक मिलेगा। गांव के बीचों बीच फिर से भीड़ जुटने लगी, लेकिन इस बार माहौल अलग था। अब डर नहीं, बल्कि न्याय की उम्मीद थी। गांव की चौपाल पर आज फिर से भीड़ जमा थी, लेकिन इस बार लोगों के चेहरों पर डर नहीं, बल्कि उम्मीद और हिम्मत थी। मोहन, गौरी और बाकी बच्चे तेजी से वहां पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। धनराज भी अपनी कुर्सी लेकर वहीं आ बैठा था, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि कुछ होने वाला है। तो मोहन आज फिर कोई नई कहानी लेकर आया हो? कहानी नहीं, सच्चाई लेकर आया हूँ। गांव के लोग चुपचाप खड़े होकर उनकी बात सुनने लगते हैं। हरिदास बाबा भी वहीं मौजूद थे। मोहन आगे बढ़ता है और सबको उस पुराने कुएं के बारे में बताता है। ये पानी सिर्फ धनराज की जमीन से नहीं निकल रहा, ये पूरे गांव के नीचे फैला हुआ है। हमने खुद जाकर देखा है, गांव के बाहर पुराने कुएं में भी यही नमी है। लोगों में हलचल होने लगती है। कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। धनराज का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। ये सब बातें हैं, कोई सबूत है तुम्हारे पास? मोहन तुरंत कुछ बच्चों को इशारा करता है। वे लोग एक मिट्टी से भरा घड़ा लेकर आते हैं। ये मिट्टी हमने उस पुराने कुएं से लाई है और ये वही मिट्टी है जो यहाँ से निकली थी। हरिदास बाबा आगे आते हैं और दोनों मिट्टियों को हाथ में लेकर ध्यान से देखते हैं। दोनों की नमी और बनावट एक जैसी है, इसका मतलब ये पानी एक ही स्रोत से जुड़ा है। अब गांव वालों को सच्चाई समझ में आने लगती है। धीरे धीरे लोग धनराज के खिलाफ बोलने लगते हैं। मतलब ये पानी हम सबका है। हमें इसके लिए पैसे क्यों देने चाहिए? धनराज के चेहरे से आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब होने लगता है। वो पहली बार खुद को घिरा हुआ महसूस करता है। धनराज चाचा, ये पानी किसी एक का नहीं, पूरे गांव का है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें धनराज पर टिक जाती हैं। उसके मन में अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही थी, लालच और सच्चाई के बीच। मैंने शायद गलती कर दी। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। धनराज पहली बार अपनी गलती मान रहा था, लेकिन क्या वह सच में बदल गया था, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी होती है। गांव में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ जाती है, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। चौपाल पर छाया सन्नाटा अब धीरे धीरे टूटने लगा था। धनराज के मुंह से अपनी गलती स्वीकार करना यह गांव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ के चेहरे पर राहत थी, तो कुछ अभी भी संदेह में थे। मोहन और गौरी भी चुपचाप खड़े धनराज को देख रहे थे। क्या सच में ये बदल गया है? पता नहीं, लेकिन हमें इसे मौका देना चाहिए। धनराज धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठता है। उसका चेहरा अब पहले जैसा घमंडी नहीं था, बल्कि थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। मैंने लालच में आकर गलत फैसला लिया, मुझे माफ कर दो। गांव के लोग चुप हो जाते हैं। हर कोई उसके अगले शब्द का इंतजार कर रहा था। आज से ये पानी सबका है, कोई भी बिना पैसे दिए इसे ले सकता है। यह सुनते ही लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। कुछ लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। वाह, अब सब ठीक हो जाएगा। मोहन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है। गौरी खुशी से ताली बजाने लगती है, लेकिन हरिदास बाबा अब भी शांत खड़े थे, जैसे उन्हें कुछ और समझ आ रहा हो। सिर्फ पानी बांट देने से समस्या खत्म नहीं होगी। सब लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। फिर क्या करना होगा बाबा? बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जमीन की ओर इशारा करते हैं। अगर हम इस पानी को संभाल कर नहीं रखेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सब गंभीर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा समझाते हैं कि गांव को मिलकर एक योजना बनानी होगी। पानी को इकट्ठा करना, उसे बचाना और सही तरीके से बांटना। मैं भी इस काम में मदद करूंगा, अपने मजदूर और सामान सब दूंगा। यह सुनकर सभी को हैरानी होती है, लेकिन इस बार यह एक अच्छी हैरानी थी। मोहन आगे बढ़ता है और धनराज की ओर हाथ बढ़ाता है। अगर हम सब साथ काम करें तो कुछ भी संभव है।
धनराज उसका हाथ थाम लेता है। गांव में पहली बार एकता का एहसास इतना मजबूत महसूस होता है। अब हमारा गांव फिर से हरा भरा होगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। पानी को बचाना और आने वाले सूखे से हमेशा के लिए लड़ना। अगली सुबह सूरजपुर गांव में एक नया उत्साह था। लोग जल्दी उठ गए थे, लेकिन इस बार चिंता से नहीं बल्कि उम्मीद से। पीपल के पेड़ के नीचे फिर से चौपाल सजी थी। मोहन, गौरी, धनराज और हरिदास बाबा सब वहां मौजूद थे। आज एक बड़ा फैसला लिया जाना था, गांव को हमेशा के लिए पानी की समस्या से बचाने का। हमें ऐसा कुछ करना होगा कि पानी कभी खत्म ना हो। हाँ, सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले सालों के लिए भी। हरिदास बाबा धीरे धीरे खड़े होते हैं और सबको ध्यान से देखते हैं। हमें एक बड़ा तालाब बनाना होगा जहां ये सारा पानी इकट्ठा हो सके। बाबा की बात सुनकर लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कुछ लोग उत्साहित थे, लेकिन कुछ को यह काम बहुत मुश्किल लग रहा था। इतना बड़ा तालाब बनाना आसान नहीं है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं। धनराज की यह बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अब वही व्यक्ति जो पहले लालच में था, अब सबसे आगे खड़ा था। तो तय रहा, हम सब मिलकर तालाब बनाएंगे। योजना बनती है। कौन मिट्टी खोदेगा, कौन पत्थर लाएगा, कौन पानी के रास्ते को साफ करेगा। महिलाएं भी पीछे नहीं रहती। वे खाना और पानी की व्यवस्था संभालने का जिम्मा लेती हैं। हम सब मिलकर इसे पूरा करेंगे। काम शुरू हो जाता है। तेज धूप के बावजूद लोग पूरे जोश से मेहनत करते हैं। बच्चे मिट्टी उठाते हैं, युवा गड्ढा खोदते हैं और बुजुर्ग उन्हें दिशा दिखाते हैं। ये तो खेल जैसा लग रहा है। धीरे धीरे एक बड़ा गड्ढा बनने लगता है। पानी की छोटी छोटी धाराएं उसमें इकट्ठा होने लगती हैं। लेकिन तभी आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं। अरे, ये अचानक बादल कैसे? तेज हवा चलने लगती है। कुछ ही देर में आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सब लोग संभल जाओ। तेज बारिश की वजह से अधूरा बना तालाब भरने लगता है, लेकिन साथ ही उसकी दीवारें भी टूटने लगती हैं। अगर दीवार टूट गई तो सारा पानी बह जाएगा। गांव वालों के सामने अब एक नई चुनौती थी। क्या वे इस तालाब को बचा पाएंगे? आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज बारिश लगातार हो रही थी और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ भी झुकने लगे थे। अधूरा बना तालाब तेजी से पानी से भर रहा था, लेकिन उसकी मिट्टी की दीवारें इस तेज बहाव को सह नहीं पा रही थी। कुछ जगहों पर दरारें पड़ने लगी थी। गांव के लोग घबराए हुए थे। अगर दीवार टूट गई तो सारा पानी बह जाएगा और उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मोहन, अब क्या करें? डरने का समय नहीं है, हमें इसे बचाना होगा। मोहन तुरंत कुछ लोगों को इशारा करता है। सब लोग जल्दी से मिट्टी और पत्थर लाओ, जहां दरार है वहां भरना होगा। बारिश के बीच ही लोग फिर से काम में जुट जाते हैं। कोई बोरी में मिट्टी भर रहा था, कोई पत्थर उठा रहा था, कोई पानी के बहाव को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे मजदूर इधर आओ, इस तरफ दीवार मजबूत करो। अब हर कोई बिना थके काम कर रहा था। गांव के लोग एक टीम की तरह जुट गए थे। तेज बारिश उनके कपड़ों को भिगो रही थी, लेकिन उनके हौसले को नहीं। याद रखो, अगर हम साथ हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं। धीरे धीरे लोग दरारों को भरने लगते हैं। तालाब की दीवारें फिर से मजबूत होने लगती हैं। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। मोहन देखो, दीवार अब टूट नहीं रही। मोहन राहत की सांस लेता है। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में जीत की चमक। हम जीत रहे हैं, बस थोड़ा और मेहनत। कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है। आसमान साफ होने लगता है। तालाब अब पूरी तरह पानी से भर चुका था और इस बार उसकी दीवारें मजबूती से खड़ी थीं। हमने कर दिखाया। गांव के लोग खुशी से झूम उठते हैं। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। उनकी मेहनत रंग लाई थी। अब हमारे गांव में कभी पानी की कमी नहीं होगी। हरिदास बाबा आसमान की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। ये सिर्फ पानी की जीत नहीं, एकता की जीत है।
लेकिन अभी कहानी का आखिरी हिस्सा बाकी था, क्योंकि अब इस खुशी को हमेशा बनाए रखना था। बारिश के बाद का अगला दिन सूरजपुर गांव के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया। आसमान साफ था, हवा ठंडी थी और सबसे खास गांव का नया तालाब अब चमकते पानी से भरा हुआ था। सूरज की किरणें जब उस पानी पर पड़ती तो वह सोने की तरह चमक उठता। गांव के लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए थे। हर किसी के चेहरे पर संतोष और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। मोहन देखो, हमारा तालाब कितना सुंदर लग रहा है। ये सिर्फ तालाब नहीं, हमारी मेहनत और एकता की पहचान है। धनराज भी वहां खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। अब उसमें घमंड नहीं बल्कि अपनापन था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सबके सामने खड़ा हो जाता है। मैं आप सबसे फिर से माफी मांगना चाहता हूँ और धन्यवाद भी। सब लोग उसकी ओर ध्यान से देखते हैं। आप लोगों ने मुझे सिखाया कि असली खुशी अकेले पाने में नहीं बल्कि सबके साथ बांटने में होती है। यह सुनकर लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। मोहन और गौरी भी खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। जब दिल बदलता है तो दुनिया भी बदल जाती है। गांव में उस दिन एक छोटा सा उत्सव मनाने का फैसला किया जाता है। महिलाएं घर घर से पकवान बनाकर लाती हैं। बच्चे खेलते हैं, गाते हैं और तालाब के किनारे दौड़ते हैं। आज तो मजा ही मजा है। तालाब के पास रंग बिरंगी झंडियां लगाई जाती हैं। ढोल की थाप पर लोग नाचने लगते हैं। लंबे समय बाद गांव में इतनी खुशी आई थी। काश ये खुशी हमेशा बनी रहे। मोहन तालाब की ओर देखता है और धीरे से मुस्कुराता है। अगर हम सब साथ रहेंगे तो ये खुशी कभी खत्म नहीं होगी। शाम होते होते तालाब के किनारे दीपक जलाए जाते हैं। पूरा वातावरण एक सपने जैसा लग रहा था। हरिदास बाबा सबको आशीर्वाद देते हैं। याद रखो, ये तालाब सिर्फ पानी का नहीं, तुम्हारी एकता और विश्वास का प्रतीक है। गांव वाले उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। हर दिल में एक नई सीख बस चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सूरजपुर गांव, जो कभी सूखे और परेशानी से जूझ रहा था, अब खुशहाली की मिसाल बन चुका था। नया बना तालाब अब हमेशा पानी से भरा रहता था। गांव के खेत फिर से हरे भरे हो गए थे। फसलें लहलहाने लगी थीं। कुएं भी दोबारा भरने लगे थे और लोगों के चेहरों पर अब चिंता नहीं बल्कि सुकून था। मोहन देखो, हमारे खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। ये सब हमारी मेहनत और एकता का फल है। धनराज अब पूरी तरह बदल चुका था। वह गांव के हर काम में सबसे आगे रहता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। लोग अब उसे एक नए नजरिए से देखने लगे थे। धनराज अब पहले जैसा नहीं रहा, अब ये सच में हमारा अपना है। हरिदास बाबा रोज शाम को तालाब के किनारे बैठते और बच्चों को कहानियां सुनाते। उनकी बातों में हमेशा एक सीख होती थी जो बच्चों के दिल में बस जाती थी। बच्चों, याद रखो, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। मोहन और गौरी अब बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके दिल में गांव के लिए वही प्यार और जिम्मेदारी बनी रही। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते कि तालाब साफ रहे और पानी का सही इस्तेमाल हो। ये तालाब हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसे हमेशा संभाल कर रखना होगा। हाँ, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका फायदा उठा सकें। कुछ समय बाद आसपास के गांवों के लोग भी सूरजपुर आने लगे, यह देखने के लिए कि कैसे एक छोटे से गांव ने मिलकर अपनी किस्मत बदल दी। सूरजपुर अब एक मिसाल बन चुका था। हमें भी अपने गांव में ऐसा ही करना चाहिए। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी किरणें तालाब के पानी पर पड़कर उसे सुनहरा बना रही थीं। मोहन, गौरी, धनराज और हरिदास बाबा तालाब के किनारे खड़े उस सुंदर दृश्य को देख रहे थे। मोहन, याद है जब यहाँ कुछ भी नहीं था? हाँ, और आज देखो यहाँ सब कुछ है। हरिदास बाबा उनकी ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। जहाँ एकता होती है वहाँ हर सूखा भी हरियाली में बदल जाता है। चारों लोग उस चमकते तालाब को देखते हैं, जो अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था। वह एक कहानी था, मेहनत की, एकता की और लालच पर जीत की। सच्ची खुशी बांटने में है और मिलजुल कर ही हर मुश्किल को हराया जा सकता है। इसी सीख के साथ सूरजपुर गांव की यह कहानी यहीं समाप्त होती है।